नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 का टॉपर। दोस्तों, हमने गुप्त काल पढ़ लिया है। अब हम गुप्त काल के आगे वाला टॉपिक यानी भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में क्या थी स्थिति भारत की, उसमें कौन से ऐसे वंश प्रमुख थे, कौन सा शासक ऐसा प्रमुख था, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत 600 और 1000 ईस्वी के बीच में क्या स्थिति थी, उन सब बारे में बात करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद में एक पार्ट सेकेंड आएगा, तब जाके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स है ये एनसीईआरटी आरबीएससी के अलावा जो महत्वपूर्ण पुस्तक ऑथेंटिक वगैरह हो तो उन किताबों का सार संग्रह के रूप में है। आपको ये जो टॉपिक है भारत 600 से 1000 ईस्वी में, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में फिर आपको कोई दूसरी किताब देखने की जरूरत नहीं है। ये आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो। मैंने खुद ये पढ़ा था और मैंने खुद पढ़कर ही पूरे राजस्थान में 146वीं रैंक प्राप्त की थी और सिरोही जिले का टॉपर रहा था। दोस्तों, आप मेरे पर विश्वास करो और इस पर पूरा ध्यान से पढ़ो, आपकी सफलता निश्चित है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रेट का जो पाठ्यक्रम है इसमें हमने जो पहला बिंदु है इसको पढ़ लिया। द्वितीय बिंदु में मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए जो दोस्तों, इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 5 सवाल आते हैं और सेकंड यूनिट में भी 5 सवाल आएंगे, यानी कुल मिला के 12 यूनिट है। हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे। जो सेकंड वाली यूनिट है इसमें 5 सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा मौर्य काल से संबंधित, हमने पढ़ लिया है। 2 सवाल आएंगे गुप्त काल से संबंधित, कितने हो गए 3। और उसके बाद में एक आएगा वृहत्तर भारत 4 और एक आएगा भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में, कितने हो गए 5। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तब जाके आप टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में। देखिए, भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में एक वंश था। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुप्त काल के बाद में एक नया वंश उत्पन्न हुआ, उसका नाम था पुष्यभूति वंश। क्या कहते थे? पुष्यभूति वंश। इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। अब इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति रखा गया। हालांकि इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी दोस्तों राजधानी थी थानेश्वर। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? परीक्षा में आता है तो आपको लिखना है पुष्यभूति, और इसकी राजधानी थी थानेश्वर, जो वर्तमान में हरियाणा के आसपास क्षेत्र में थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुष्यभूति के बाद में उनका पुत्र प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। यानी इस वंश को स्वतंत्र किसने किया था और शक्ति और पराकाष्ठा के ऊपर किसने लाया था? तो ये था प्रभाकर वर्धन, जो बहुत शक्तिशाली थे। पुष्यभूति वंश था, ये सिर्फ इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन प्रभाकर वर्धन ने इस वंश की शक्ति और स्वतंत्रता दिलवाई थी, इसलिए इसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। प्रभाकर वर्धन को हूण हरिन केसरी याद रखना है। प्रभाकर वर्धन को हूण हरिन केसरी, परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां भी धारण की। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। कितनी थी? 3। याद रखना है। कौन कौन सी थी? 3 संतान थी। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन, उसके बाद में छोटा पुत्र था उसका नाम था हर्षवर्धन, और सबसे छोटी पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। पुत्री का नाम है राजश्री। की शादी प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज के एक शासक थे, उनका नाम था ग्रहवर्मा के साथ में कर दी। यानी जो राज प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, मतलब 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन 2 पुत्र और राजश्री 1 पुत्री थी, और राजश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ में कर दिया, शादी कर दी। तो मालवा के शासक थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा यानी राजश्री के पति की हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। तो उसके एवज में जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन को पता लगा तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की जाके क्या कर दी? हत्या कर दी। देवगुप्त की क्यों कर दी हत्या? क्योंकि उसने अपने बहन के पति की हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था। तो देवगुप्त की किसने कर दी हत्या? राज्यवर्धन ने कर दी। तो देवगुप्त की जैसे ही हत्या की तो उसका देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, गौड़ शासक शशांक था, उसको पता चला कि राज्यवर्धन ने इसके दोस्त की हत्या की है। तो उन्होंने क्या किया? ये शशांक था, इसने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। यानी राज्यवर्धन की हत्या किसने की? शशांक ने की। तब उसका जो राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो गद्दी पर बैठा और उसने संकल्प लिया कि जब तक मैं शशांक को नहीं मारूंगा सैन से नहीं बैठूंगा। तो राज्यवर्धन ने, जो शशांक था ना दोस्तों, वो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। जो बुद्ध से संबंधित जो बोधि वृक्ष था उसको क्या किया था? कटवा दिया था। किसने कटाया था? शशांक ने, याद रखना है। हर्षवर्धन जैसे ही राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की उम्र में? सबसे महत्वपूर्ण यही है, परीक्षा में आपके एक सवाल आने की संभावना बनती है 600 से 1000 ईस्वी के बीच में, तो वो सवाल आएगा हर्षवर्धन से संबंधित। 99% हर्षवर्धन से संबंधित सवाल आएगा, क्योंकि इस 600 से 1000 ईस्वी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन ही था और सवाल आने की संभावना भी हर्षवर्धन से ही बनेगी। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपने भाई की हत्या के बाद में, राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा।
तो हर्ष को क्या कहा गया? शीलादित्य। क्या कहा गया? शीलादित्य। हर्ष का दूसरा नाम क्या है? शीलादित्य है, इसको याद रखना है। और हर्ष ने शशांक की क्या कर दी? हत्या कर दी। जो इसने संकल्प लिया था कि मेरे बड़े भाई की हत्या की थी शशांक ने, तो उस शशांक को जब तक नहीं मारूंगा, सैन से नहीं बैठूंगा, तो हर्ष ने क्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी। और कन्नौज, जो शशांक वहां पर राज करा था, उस कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कन्नौज को अपनी राजधानी भी बना दिया। आचार्य दिवारक मित्र थे, दोस्तों याद रखना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आचार्य एक दिवारक मित्र थे, उनकी सहायता से राजश्री को खोज निकाला। यानी राजश्री को उन्होंने, जो ये शशांक था उसने गुप्त रूप से कहीं छुपाया हुआ था, तो उसको भी खोज निकाला। हैंसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। यानी जो हैंसोंग कौन था दोस्तों? परीक्षा में पूछा जाता है। हैंसोंग एक चीनी यात्री था जो भारत में 629 ईस्वी के आसपास आया और 15 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक भारत में रहा? 15 वर्ष तक। हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? कौन से वंश के शासनकाल में आया? तो ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के काल में आया और ये चीनी यात्री था और 15 वर्ष तक भारत में रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, जो हर्षवर्धन था, उनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। हर्ष व पुलिकेशिन द्वितीय जो दक्षिण भारत में महान शासक था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। और कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। हैंसोंग था, जो चीनी यात्री था, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बहुत सारी उपाधियां हैं। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों को राजकुमार कहते हैं हैंसोंग को। नीति का पंडित किसे कहेंगे? हैंसोंग को। और शाक्य मुनि किसे कहेंगे? हैंसोंग को। ये याद रखना है दोस्तों, मोस्ट है, याद रखना है। हैंसोंग को कौन कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। और भारत में कितने वर्ष तक रहा? 15 वर्ष तक। देखिए दोस्तों, हर्ष ने कश्मीर के शासक से युद्ध करके जो बुद्ध के दांत थे, भगवान बुद्ध थे, उनके दांत बलपूर्वक लाए। जो दांत के अवशेष थे, क्या थे? अवशेष, उनको बलपूर्वक लाया। जो हर्ष था वो सूर्य और शिव का उपासक था, यानी शैव धर्म को ज्यादा मानता था। आगे बढ़ते। देखिए, मोस्ट है दोस्तों, जो हर्ष था, हर्षवर्धन था, वो हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक बड़ा समारोह आयोजित करता था, जिसे क्या कहा गया? महामोक्ष परिषद कहा गया। कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। और जब हैंसोंग भारत आया, तो उन्होंने, जब ये प्रयाग में जो समारोह आयोजित हुआ था, ये छठा समारोह था, उसमें ये सम्मिलित हुआ। कौन? हैंसोंग। और जो समारोह था, इस समारोह में हैंसोंग अपने पूरे कपड़े दान दे देता था, यानी कि पूरा नग्न अवस्था में हो जाता था और अपने पूरे के पूरे वस्त्र दान में दे देता था। और अपनी बहन राजश्री से कुछ शॉल वगैरह होती थी, उसे ओढ़कर वो वापस अपने सिंहासन की तरफ या अपने राजमहल की तरफ जाता था। इसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। कब करता था? हर 5 वर्ष में। कहाँ करता था? प्रयाग में। याद रखना है, मोस्ट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना यहाँ से बनेगी। जो हर्षवर्धन के काल में एक महत्वपूर्ण जो दरबारी कवि था, उसका क्या नाम था? बाण भट्ट। यानी बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा था? हर्ष चरित्र लिखा था और कादम्बरी की रचना की थी। दोस्तों महत्वपूर्ण है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना किसने की थी? ये हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने की थी। याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। किसने की थी? हर्ष ने की थी। अब दोस्तों, प्रश्न परीक्षा में कैसे बनेगा? देखिए, प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और बाण भट्ट में से कोई भी एक हर्ष चरित्र या कादम्बरी कोई दे देगा और उसमें से बोला जाएगा कि आप इसमें से कौन सा हर्ष द्वारा लिखित नहीं है या बाण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। जो हर्ष था उसने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों का तीनों याद रखते हैं। कौन सी भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में। ये क्या थे? नाटक थे। ठीक है, ये अलग है। और हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। और कादम्बरी की रचना भी किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। तो इन दोनों में से परीक्षा में बनने की, जो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हर्ष के समय 3 महत्वपूर्ण कर थे। जो टैक्स था, वो महत्वपूर्ण टैक्स था। कौन कौन से टैक्स थे? एक था भाग भी क्या था? एक भूमि कर था। जो कृषि भूमि था उसकी कर को क्या कहते थे? भाग। एक था हिरण्य का मतलब क्या होता है? ये था एक नकद कर। क्या था? नकद कर था, जो व्यापारी लोगों से वसूला जाता था। याद रखना है, हिरण्य क्या है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हिरण्य क्या है? तो एक नकद कर है जो व्यापारी लोगों से वसूला जाता था। एक कर और उल्लेख है, बलि भी एक कर था जो धार्मिक कर के रूप में जाना जाता था। ये याद रखना है, तीनों कर, भाग, हिरण्य और बलि। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आप जो ये पढ़ रहे हो, इस नोट्स के अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पार्ट फर्स्ट है और इसके अलावा पार्ट सेकंड का वीडियो लाऊंगा, तो उसको पढ़ने के बाद में आपको 600 से 1000 ईस्वी के बीच में दूसरा कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो भी प्रश्न आएगा ये मैं 100% गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूं कि प्रश्न आएगा तो इसी नोट से आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों प्रमुख अधिकारी हर्षवर्धन के काल में कौन कौन से, यानी वर्धन वंश के समय कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे? एक था सिंहनाद। सिंहनाद किसे कहते थे? ये जो सेनापति होता था सेना का, उसे कहते थे सिंहनाद। एक था कुंतल। कुंतल का मतलब होता है अश्व। क्या होता है? अश्व। और कुंतल का मतलब होता है अश्व, तो मतलब अश्व सेना का प्रधान। जो अश्व सेना थी, जो घोड़ों की सेना थी, उसके प्रधान को, उसके सेनापति को क्या कहते थे? कुंतल। और जो सेनापति था उसे क्या कहते थे? सिंहनाद। और जो हाथियों का प्रधान था, हाथी सेना का प्रधान था, उसे कहते थे स्कंदगुप्त। और नागरिक प्रशासन का प्रमुख था, उसे कहते थे सामंत और महाराज। ये याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, मोस्ट है दोस्तों, कि हर्ष की 2 तांबे की मुद्रा मिली। हर्ष की 2 तांबे की मुद्रा मिली, एक तो नालंदा में, एक सोनीपत से। सोनीपत, नालंदा और सोनीपत से 2 मुद्रा मिली तांबे की। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 मुद्रा मिली, एक कहाँ से मिली? नालंदा से। एक कहाँ से मिली? सोनीपत से। जो सोनीपत है ये हरियाणा में है, नालंदा कहाँ है? ये बिहार में। तो दोस्तों यहाँ से जो तांबे की 2 मुद्राएं मिली, सोनीपत की जो मुद्रा थी उस पर शिव के वाहन नंदी का चित्र था, यानी शिव का जो वाहन है नंदी, वहाँ उसका चित्र था। यानी हर्ष के समय जो मुद्रा मिली थी उस पर शिव के वाहन नंदी का चित्र था। और दूसरी जो नालंदा से मुद्रा मिली उस पर श्री हर्ष लिखा हुआ था। जो नालंदा से मुद्रा मिली उस पर क्या लिखा हुआ था? श्री हर्ष। और उसे महेश्वर सार्वभौमी महाराज धीराज कहाँ गया? किसे? हर्ष को। हर्ष के समय तांबे की मुद्राएं कहाँ से मिली? नालंदा और सोनीपत से। ये याद रखना है, ये प्रशासनिक अधिकारों के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम था? उस समय कुलपति थे शिलभद्र। याद रखना है, उस समय कौन से कुलपति था? जो कुलपति थे, यानी प्रिंसिपल। वर्तमान समय में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल कौन थे? शिलभद्र। कुलपति कौन थे? शिलभद्र। और हर्ष के समय पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहाँ गया? यानी जो हर्षवर्धन के वर्धन वंश के समय पुलिस कर्मियों को क्या कहते थे? चाट कहते थे, भाट कहते थे। और हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का प्रयोग होता था। किस यंत्र का प्रयोग होता था? तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ये दोस्तों था हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश, जो आपके 600 से 1000 ईस्वी के बीच में आता है। तो उसमें जो पहला वंश था, जो पहला वंश 600 ईस्वी से शुरू होता है, उसमें पहला वंश महत्वपूर्ण वंश था, जो मोस्ट है। और इस वंश से ही आपके परीक्षा में सवाल देखने को मिलता है। तो ये पार्ट था फर्स्ट। तो इसके अलावा जो बाकी के वंश थे, दक्षिण भारत के हो या कोई महत्वपूर्ण जो 600 से 1000 ईस्वी के बीच में हो, जो परीक्षा के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसको वीडियो को देखो बार बार, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे आगे वाला पार्ट 2 की और बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।